बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आपके लम्हे है कि केपी के अंदर, जीबी के अंदर, कश्मीर के अंदर जो इन्वायरमेंटल एक असरात हैं मुल्क में, उस पर काफ़ी इम्पेक्ट आ रहा है और जो इस्लामी सूरत आ रहा है केपी के अंदर, उसका जो है काफ़ी नुकसान हो रहा है। काफ़ी लोग जो है जाँ बाक हो चुके हैं, काफ़ी मिला कर नुकसान हुआ है और अब रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू हो चुका है। पाक फ़ौज की रेस्क्यू टीमें जो हैं वो बुनेर में हैं, शांगला में है, सवात में है। इसी तरह कश्मीर के अंदर जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन किए जा रहा है। हेलीकॉप्टर के थ्रू जो है खुराक जो है फेंकी जा रही है उन इलाकों में जहाँ पर लोग फंसे हुए हैं और उनका ज़मीनी रास्ता जो है मुनक़ता हो चुका है। पाक फ़ौज की टीमें दिन रात जो है ये NDMA के साथ काम कर रही हैं, PDMA के साथ काम कर रही हैं और KP गवर्नमेंट के साथ जो है काम कर रही हैं और तमाम सियासी जमातें जो है इस सिलसिले में मुत्तफ़िक हैं और एक पेज पर हैं कि इन मुतासरीन की इमदाद होनी चाहिए। किसी किस्म की कोई तनकीद नहीं हो रही कि किसने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन अब फोकस यही है कि इन जो एक कुदरती आफत आई है उससे कैसे निपटा जाए और उससे जो लोग फंसे हुए हैं उनको कैसे वहाँ से रेस्क्यू किया जाए, इस पर बात करेंगे। और फिर हम बात करने जा रहे हैं कि बलूचिस्तान की सूरत हाल आपके सामने है, KP की सूरत हाल जो दहशतगर्दी हो रही है वो आपके सामने है। किस तरह इंडियन प्रॉक्सी जो है वो काम कर रही है। BLA मजीद ब्रिगेड को आर्मी सतह पे जो है अमेरिका ने एक दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर किया है, लेकिन काजी उस्मान नामी एक प्रोफेसर को भी गिरफ्तार किया गया है जिसने 14 अगस्त पर जो है वो तबाही फैलानी थी। ये वो प्रोफेसर है जो कई सालों से जो है वो गवर्नमेंट की नौकरी कर रहा है, 18 ग्रेड का अफसर है और उसकी अहलिया भी जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लाई है, लेकिन इसके बावजूद ये लोग जो है दहशतगर्द तंजीमों के साथ BLA के साथ काम करके उसको सहूलतकारी फराम कर रहे थे। इसने एतराफ़ किया अपने एतराफ़ी बयान में। कादी उस्मान ने ये बताया है कि जो क्वेटा रेलवे स्टेशन पर धमाका हुआ था, सुसाइडर जो है वो अटैक हुआ था, वो ख़ुद का शमला आवर इसके घर पे उसने क़याम किया, इसने सहूलतकारी की और उसने जाके वहाँ पर क्वेटा जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे ब्लास्ट किया। अब CM KP के कहते हैं कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे और जो भी दहशतगर्द मिला उसको जहन्नुम वसल किया जाएगा। ये सूरत हाल काफ़ी अलार्मिंग है कि एक PhD डॉक्टर जो है वो भी सहूलतकारी में इन्वॉल्व है और ये सारी चीज़ें चल रही हैं। KP के अंदर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं, बलूचिस्तान के अंदर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। DGI ISPR का ये कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस का काम जो है वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करना है और आगे संभालना ज़िले हुकूमत का काम है, लोगों का काम है कि वो निशानदेही करें दहशतगर्दों की, ताकि सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उनका कला कमा कर सकें। ये सारी सूरत हाल हम पे बात करेंगे और फिर हम बात करने जा रहे हैं कि सियासी सूरत हाल किस तरफ जा रही है। ये भी हमारा मौजूद गुफ्तगू होगा। सेनेटर खलील ताहिर संधू साहब ने हमें ज्वाइन किया नून लीग से और अली बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया तहरीक इंसाफ से। फिर इसके बाद हम बात करेंगे डॉक्टर ज़ैनब नईम से जो माहिर हैं माहौलियात की, उनसे भी बात करेंगे। खलील साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त देने का। बताइएगा सर, एक तो जो ऑपरेशन हो रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है KP के अंदर, सवात के अंदर और GB के अंदर, कश्मीर के अंदर, कैसे देख रहे हैं कि कुदरती आफत है, नो डाउट उससे लोगों को निकालना जो है हुकूमत का काम है। NDMA अपना काम कर रहा है, पाक फ़ौज की रेस्क्यू टीमें काम कर रही हैं। फेडरल गवर्नमेंट सर उसमें क्या रोल प्ले कर रही है ताकि इस सूरत हाल से निपटा जा सके? जी, बहुत शुक्रिया बलोच साहब। एक तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि ये इससे अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए और ये हम सबकी इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है, विदाउट डिस्टिंक्शन एनी पार्टी, विदाउट एनी ग्रुप एनीथिंग एल्स, कि हमारे जो बहन भाई हैं जो इंसानी जो जिसमें जो है रूहों से ज़्यादा होते जा रहे हैं, उनकी जितनी भी मदद की जा सके, पाक फ़ौज के साथ मिलके, NDMA के साथ मिलके, PDMA के साथ मिलके, सबके साथ एक यूनानिमस और एक इज्तिमाई जो है एफर्ट्स करें और उनको वहाँ तक जो कुछ हम कर सकते हैं, क्योंकि यही कौमें होती हैं जिंदा कौमें के जो मुसीबत में बगैर किसी को इसके बात के सियासी अपना इख्तिलाफात के या तफरीक के वो हेल्प के लिए आती हैं सामने। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसी दिन ही अपना जो चेयरमैन है NDMA उनसे मीटिंग की, उनसे बात की और उनके ज़िम्मे सारा जो भी था चीज़ें लगाई और आज भी हम वी आर स्टैंडिंग विद द पाक आर्मी एज वेल एज और बहुत सारी जो NPOs हैं, NGOs हैं, वो भी बहुत सारी हेल्प कर रही है। मैंने उनको गाइड यहाँ से अभी मेरी पाकिस्तान में बात हो रही थी, मैं तो नहीं हूँ, कि जितनी भी हेल्प है पाक फौज के नुमाइंदे को पहुँचाई जाए PDF और खासतौर पे NDMA को, ताकि प्रॉपर तरीके से लोगों तक ये चीज़ें पहुँच सकें। ये बहुत ही सिसकी हुई इंसानियत है वहाँ पे और बहुत अजीब लम्हा है, लेकिन इसमें किया कुछ नहीं जा सकता क्योंकि जो अल्लाह ताला की तरफ से ऐसी चीज़ें आती हैं
शुक्र अल्लाह पाक ही उन ज़ख्मों पर मरहम भी रखता है। जी तो मेरी तो ऐसे यही होगी कि हम सबको मिलकर ऐसे ये इस फेडरल मौके गवर्नमेंट पर ने, प्राइम मिनिस्टर ने जो है, फेडरल कैबिनेट ने अपनी सैलरी जो है वो भी डोनेट की है इन जी, मुतासिरीन के लिए। जी। खलील साहब, अब आते हैं सियासत की तरफ। जो पॉलिटिकल चीज़ें चल रही हैं, अब एक बयान भी सामने आया फील्ड मार्शल का कि तस्वीर बनाई से उन्होंने बात की, तो उस नज़र में ज़रा बताइएगा कि अपनी गलती तस्लीम करना किस हद तक ज़रूरी होता है सर? कि एक पॉलिटिकल पार्टी अगर कोई काम कर रही है या उससे कोई गलती हुई है तो उसको मानना जो है वो क्यों तहरीक इंसाफ हिचकिचा रही है? सानिया 9 मई के फैसले भी आपके सामने हैं। ये तो बोलो साहब एक दुनियावी मामला है ना। अल्लाह पाक भी कहता है कि अगर आपसे कोई गुनाह होता है तो आप उसकी तौबा करें तो मैं माफ़ करने वाला हूँ। आपको पता है बहुत सारी फ़ौज के बहुत बड़े ज़िम्मेदार ऑफिसर्स ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि अगर ये लोग माफ़ी माँगते हैं और ये वाक़ई ब्लडर हुआ है इनसे, अगर ये माने ना माने, जी लेकिन एविडेंस इनके सामने है, लोग इनके सामने हैं, इन्हीं के लोग हैं, एजाज चौधरी, यास्मीन साहबा, यास्मीन राशिद साहबा, हसान नियाज़ी, दूसरे जो भी हैं, कहाँ-कहाँ भी आज तक कभी हुआ कि फ़ौज पे किसी ने इस तरह से चढ़ा अपना जी घोड़े दड़ा दिए हों। तो इसलिए ये अब भी तरीका है यही इनका कि अगर ये उसको कन्फेशन करते हैं और कन्फेशन करके तो फिर स्टेट जो है मतलब इनको बिल्कुल जो उन्होंने कहा था पाक फौज के काला सरबराह ने एस्टेब्लिशमेंट के कि अगर ये अपनी गलती जब तक माफी नहीं मांगेगा, देखिए बहुत बड़ा एक साका हुआ था ये 9 मई का। अगर ये सजाएं हैं या व्हाट्स एवर तो 9 मई भी तो एक हकीकत है ना। तो उसके सामने हम किस तरह से जुटला सकते हैं? एविडेंस आपके सामने है। और एक एक मर्डर हो जाता है, कुछ लोग बेगुनाह हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको मर्डर नहीं हुआ, वो कत्ल अपनी जगह पे है। तो जिस तरह से कर्नल शेर खान का मुजस्समा एमएम नासिर का और दूसरे अपना एमएम आलम का और दूसरे सारे जो उन्होंने जी हमला किया जीएचक्यू पे लाहौर, ये वो सारा, तो अगर ये यहाँ तक बात पहुंची तो ये बात बहुत पहले खत्म हो चुकी होती। लेकिन एक जिद है, कुछ लोग ऐसे हैं, मैं माजरत के साथ भाई का नहीं, मुझे सामने तस्वीर नहीं आ रही इनके साथ कि बहुत अरसा पहले इनमें कुछ इस ऐसे ग्रुप्स हैं जो इनको नहीं चाहते कि नहीं, ये कहते हैं कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो वो मिसगाइड कर रहे हैं। पॉलिटिकल चीजें जो है पॉलिटिकल तरीके से हल की जाती है, डायलॉग से हल की जाती है, और अब भी जब कभी अगर हल हुआ तो उसी तरीके से हल होगा, वरना इसका फिर कोई इंजाम कोई नहीं है कोई। लेकिन खलील साहब, जारी बात है, इसका कोई ना कोई तो जो है वो एंड होना चाहिए ना। अब तहरीक इंसाफ सियासी जमात है, पार्लियामेंट के अंदर है और पार्लियामेंट के अंदर भी अपना एक उसका रोल है, लेकिन उस तरह जो है वो रोल प्ले नहीं किया जाता जिस तरह के होना चाहिए। जैसे जिन लोगों को सज़ा हुई है वो सीटें खाली हुई हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन ने कहा कि हमने उन सीटों पे इलेक्शन नहीं लड़ना। द प्रॉब्लम इज दैट बलोच साहब के बानी चेयरमैन ने उस वक्त भी गलती की। आई वाज यू नो एज मैं डिप्टी अपोजिशन लीडर था पंजाब का, उस वक्त भी इन्होंने असेंबलियों से इस्तीफे दे दिए। हालांकि असेंबली इलेक्शन की तो आर्टिकल 224 के तहत एक पूरी स्कीम है कि साइमल्टेनियसली इलेक्शन हो गए हर जगह पे। इनका कोशिश ये था जो भी इनको पीछे से कर रहा था, जिससे भी ये फैजिया हो रहे थे कि आप ऐसे करें, आप ये भी असेंबली तोड़ दें, ये भी असेंबली तोड़ दें, आप इसको अपनी असेंबली से भी निकल जाए। मौज दरिया में होती है, बरूनी दरिया कुछ नहीं होता। अब भी ये गलती करेंगे। मैं इनके बहुत सारे पार्लियामेंटेरियन से मिला हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा, हमारी दोस्तियां होती है आपस में, वो कहते हैं नहीं ये बहुत बड़ी गलती है। मैं बिल्कुल किसी का नाम नहीं ले सकता, अच्छी बात नहीं है, इनके सियासी कारकुन है कि मतलब ये इनको इसमें हिस्सा लेना चाहिए। और फिर इनके पास अपील का राइट है, राइट टू अपील है, हाईकोर्ट जा सकते हैं। अगर इनकी सजा सस्पेंड हो जाती है तो ऑटोमेटिकली ये सीट भी रीइंस्टेट हो जाएगी, इसमें कोई नहीं। देखिए मियां नवाज शरीफ को 2 दफा थे जब अपने पास अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली में, तो वहां से गिरफ्तार करवा लिया गया। 2 दफा बतौर अपोजिशन लीडर वो जेल में गए हैं। हमजा साहब ने तो 2.25 साल सबसे ज्यादा कैद काटी है उन्होंने, और ही वाज अपोजिशन लीडर इन पंजाब असेंबली, आई वाज डिप्टी अपोजिशन लीडर। इसके बावजूद ये हरगिज नहीं किया कि मैं अदारों पे हमला कर दे, इस तरह से कर दे, ये डायलॉग ना करे। नो, नॉट एट ऑल। ये करना पड़ता है सियासत में, क्योंकि जिस किस्म की जिस खत्ते की हम सियासत कर रहे हैं वहां पे ऐसे चलता है सर। अब भी इनके जो इनके एक्चुअल में 19 ग्रुप बन चुके हैं, अभी पता नहीं और कितने बनेंगे। हर कोई एक दूसरे को कोस रहा है, कोई किसी को निकाल रहा है, कोई किसी को निकाल रहा है। फैसल चौधरी को सलमान अकरम राजा साहब ने निकाल दिया, अभी उनको कोई और निकाल देगा। तो ये इस तरीके से पार्टी से नहीं चलती, इस तरह से तो अदारे चलते हैं, छोटे छोटे एनजीओ वगैरह, ये वो सारा। तो ये बहुत बड़ी सियासी पार्टी है। बिल्कुल, वो भी इस तरह नहीं चलती। बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं तो फिर कानून पर अमल भी जो है वो करना चाहिए। ब्रेक का कहा जा रहा है सर, एक ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे कि पॉलिटिकल डायलॉग जो है वो क्यों नहीं होते और क्या तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन की मुश्किलात में कमी आ सकती है, कैसे आ सकती है। अली बुखारी साहब, सूरत आपके सामने है, आपका एहतजाज 5 अगस्त का, फिर 14 अगस्त का एहतजाज वो भी हमने देखा। तो अब क्या प्लान्स हैं? ये क्या तहरीक जो है वो 90 रोज़ा तहरीक जारी है या ख़त्म हो गई है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, तो सब बात ये है बलोच साहब के, आपने 5 अगस्त वाले एहतजाज की बात की, आपने 13 अगस्त वाले एहतजाज की बात की, 14 अगस्त वाले। तो काइंडली ज़रा इस्लामाबाद के सारे थानों के FIRs देख लें। अच्छा, आपको उसका अंदाज़ा हो जाएगा। ख़वातीन, प्रोफेसर्स, इसके अलावा घरेलू ख़वातीन सब की सब जेल गई और लोगों को उठाया गया घरों से। 14 अगस्त को? जी, 13 अगस्त को भी, 14 को भी। 61 बंदा अभी भी अंदर है। 61 बंदे बचे जो फैसल मस्जिद के बाहर से और जो बहुत सी जगहों से उठाए गए। और उनका गुनाह क्या है, उनका कसूर क्या है, मुझे तो आज तक समझ नहीं आई है कि हम कौन सी स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं, हम कौन से मुल्क की कौन सी सदी में कौन सा इंसाफ बांटने जा रहे हैं। और ये सारी चीज़ें जो करते जा रही है प्रेजेंट गवर्नमेंट, इसको ये कल तारीख़ का जो लिखी जा रही है तारीख़, इस मुसन्नफ़ जो लिखेगा इसको, और वो तारीख़ साज को, ये इनकी आने वाली नस्लों को ये क्या जवाब देंगे, ये कैसे फेस करेंगे, बहुत शर्मनाक चीज़ है। ये एक बड़ा मैं कहता हूँ क्वेश्चन मार्क होगा प्रेजेंट गवर्नमेंट के ऊपर कि आपने फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ लिबर्टीज़ एंड ऑल अदर जो इनेबलिंग आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो सारे के सारे वायलेट कर दिए। और उसके बाद आप कहेंगे जी आप एहतजाज ऐसे नहीं करते तो वैसे करते हैं, वैसे नहीं करते तो ऐसे करते हैं। मैं तो आपको स्ट्रेट अवे कह रहा हूँ, अभी आपके प्रोग्राम में लाइव बैठ के कह रहा हूँ कि आप ज़रा कराची कंपनी, I9, अपारा, मारगल्ला, कुराल, लोई बेर, सारे पुलिस स्टेशन उठा के देख लें, आपको FIR होगी, दर्जने नजर आएंगी, दर्जनों FIR, दर्जने FIRs हैं जिसमें ख्वातीन शामिल हैं। ख्वातीन को मैंने खुद बेल्स करवाई उनकी। आपने एहतजाज किया था कोई? देखिए, एहतजाज हमारा ये था कि जी हमने पाकिस्तान के फ्लैग लेने थे, हमने क़ायद-ए-आज़म की तस्वीर लेनी थी, हमने PTI की जो है वो झंडा उठाना था। और इस चीज़ के ऊपर पर्चों पे पर्चे हो रहे हैं, क़ायद-ए-आज़म की तस्वीर उठाने पे भी FIR हो रही है। अगर तो मैं कैसे लेके जाऊँ, PTI का झंडा, हमारी पार्टी तो मौजूद है, हमारी पार्टी एग्जिस्टिंग पार्टी एज पर ECP जो इनकी बैठाई हुई है, तो क्या मैं अपनी पार्टी का झंडा निकाल के बैठ जाऊँगा तो आप जो है उस पर मुझे पर्चा दे देंगे? क्या आपके प्रोग्राम में आज मैं बैठा हूँ तो इसलिए नहीं बैठा हूँ कि मैं PTI को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? सो द थिंग इज कि ये सारी चीज़ें सिटिंग गवर्नमेंट को चाहिए, ये उनको जवाब देना चाहिए। मैंने तो आपको क्लियरली बता दिया, FIR हुई है, चेक कर लें, आपको सारा एहतजाज क्लियर नजर आ जाएगा। खलील साहब 14 अगस्त के एहतजाज तहरीक इंसाफ का कह रहे हैं कि काफ़ी दर्जनों FIRs हो गई हैं कि तहरीक इंसाफ एहतजाज न कर पाए। भरोसा अली बुखारी मेरा बहुत प्यारा भाई है और मैं बगैर किसी डर और खौफ के, मेरा फैब्रिक ये कि मैं ओपन कहता हूँ कि यस मेरा इनसे रिश्ता तल्लक है। तभी इन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया बड़ा सख्त शर्मनाक, मैं लफ्ज़ यूज़ करता हूँ दर्दनाक। जब मरियम साहबा को बाप के सामने उठाया गया, फरियाल तालपुर को चांद रात घसीट के मर्दों वाले डाले में डाला गया और लेके आए, किस तरीके से, मतलब कहाँ से ये शुरू हुआ काम। ये नहीं होना चाहिए, किसी तरह भी नहीं होना चाहिए, ना इनके साथ होना चाहिए ना हमारे साथ होना चाहिए। लेकिन बलो साहब एक बात ज़रूर कहूँगा मैं अली बुखारी साहब से, भाई होने के नाते कि अली भाई, मैं आपको बताता हूँ, इफ्तिखार चौधरी जी को तो छोड़े, उसने जो किया कौम के साथ 13 दफ़ा उसकी वजह से जेल जाना पड़ा। फिर आपकी गवर्नमेंट ने मुझ पर 14 अफेयर दी है। मैं नेक्स्ट टाइम, क्योंकि अब मैं लंदन में हूँ, लेके आऊँगा जवेद साहब के प्रोग्राम में, जहाँ पे उन्होंने सिंपल ये लिखा है कि गवर्नमेंट के खिलाफ नारे लगा रहे थे। क्या मुझे बताएं ये कोई जुर्म कॉन्स्टिट्यूट होता है? स्टिल आई एम फेसिंग दैट ट्रायल। हमारी गवर्नमेंट होते हुए भी मैं फिर ट्रायल फेस कर रहे हैं। मैं बतौर लॉयर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आई एम फेसिंग दैट ट्रायल। आप भी लायर हैं, कंपिटेंट लायर हैं, तो मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। ये सिलसिला तो कहीं रुकना तो चाहिए ना। आपको भी जरूरत, आपको भी थोड़ा सा अली भाई पीछे हटना चाहिए। आप जैसे लोगों की जो सेंस है उसको प्रिवेल करना चाहिए। आप हैं, दूसरे बहुत सारे लोग हैं, जुम्मेदार लोग हैं, जिनको ये सेंस प्रिवेल करना चाहिए कि आप अपने लीडर को समझाएं कि ऐसे नहीं होता। कभी ताकतवर हल्कों के साथ इस तरीके से नहीं लड़ा जा सकता जिस तरह आप लड़ रहे हैं। आप अपनी फौज पे चढ़ दौड़े हैं, जिस फौज से बाकी इंडिया डरता है, दूसरे डरते हैं, आप उनके खिलाफ हमले कर रहे हैं। तो ये जब आप ऐसा करते हैं, आपका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। आपको पता है जब बेल हम करवाते हैं, आप भी पेश होते हैं, मैं भी पेश होता हूँ, तो जजेस कहते हैं इसका प्रीवियस कंडक्ट क्या है, क्या ये प्रीवियस चार्जर हिस्ट्री शीटर तो नहीं है, क्या ये फलाह बात तो नहीं है। 4-5 चीजें हैं ना बेल के ना लेने के लिए या तो कैंसिल करने के लिए। तो ये बात है कि जो आपने 9 मई से शुरू किया उससे आज तक लेकर आप उसको अग्रेसिव होते गए हैं। थोड़ा सा किसी तरीके से आप भी काम डाउन को करें, काम डाउन करें, खान साहब को भी अपने आप। फिर तो वही हाल है ना सर, फिर तो वही हाल है कि डायलॉग होना चाहिए ना। बिल्कुल, इसके अलावा कोई हल नहीं है सर। इस तरह ये करते जाएंगे, अल्टीमेटली इनकी जो एनर्जी है वो खत्म हो जाएगी। तो ये इस तरह ये अच्छी ये जमात है, ये सियासी जमात है ना, इसको रहना चाहिए। मैं ओपन कह रहा हूँ, इसको रहना चाहिए, इसको अपना रोल प्ले करना चाहिए पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान को मजबूत करना चाहिए। इस बात को हो सकता है अली भाई मान जाए कि बिल्कुल आप भी थोड़ा सा कदम पीछे हटाएं कि नहीं यार, कोई थोड़ा सा बैठ के बात कर रहे हैं यार, क्या बात है, क्या कुछ इस लेवल पे हम चले गए कि हम एक दूसरे से बैठ के बात। अभी ये सलाब आया
इसने भी तो हम सबको इकट्ठा कर दिया। तो क्या ये भी आप इसको आप सियासी सलाह पर मिले जो आपने 9 मई को दिया था? अच्छा, भी बैठ सकते हैं। सेंटर साहब, 27वीं तरमीम जो है वो उसकी बातगश्त है, क्या और सर नई तरमीम में क्या जो 26वीं तरमीम में नहीं कर सके आप, वो 27वीं में शामिल होगी? मुझे यकीन कीजिए बलोच साहब, अगर मुझे पता होता तो मैं आपको लाजमी बताता। मैंने भी आपसे सुना है कि कोई बाज़गश्त है, तो मेरे लिए भी ये बाज़गश्त है आपके सुनने के बाद मतलब मुझे भी बिल्कुल कोई पता नहीं। वैसे भी आपको पता है कि मैं वीओपी हूँ, वेरी ऑर्डिनरी पर्सन। मुझे शायद इन बातों का पता नहीं होता, लेकिन ये जरूर है कि मैं कहता हूँ कि अभी तक कोई ऐसी बात नहीं है, किसी भी हल्के में ऐसी बात नहीं किसी जिक्र हो रहा। लेकिन हम जिक्र भी नहीं कर रहे और ये फिक्र कर रहे हैं। लेकिन आ सकती है 27वीं तरमीम तो कोई भी आ सकती है सर, वो तो 2/3 मेजोरिटी अगर आपके पास है तो कोई भी आ सकता है। और अगर आम लॉ चेंज करें तो वो सादा सीरीज कोई भी आने को तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता। अली बुखारी साहब, दो चीज़ें हैं सर। एक तो ये है कि ये लड़ाई कब तक जारी रहेगी? क्या तहरीक इंसाफ जो है वो बैठ के बात नहीं कर सकती? तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन को यहाँ बैठ के लोग कहते हैं कि हमने बड़ा समझाया है, हम ये बात करते हैं, लेकिन वो बात मानते नहीं है। देखें, ऐसा नहीं है जावेद भाई, हमें थोड़ा सा ना ट्रांसपेरेंट होके और ऑनेस्ट टू गॉड होके बात करनी चाहिए। पहले ये बताएं कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्या क्रैकडाउन्स बंद हो गए? कि आज की तारीख में भी आप हमारे सिटिंग MNAs को, सिटिंग कायदे ऐवान सेनेट को, सिटिंग कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को, सिटिंग आप अपोजिशन लीडर को उठा के असेंबलियों से बाहर फेंक देते हैं और उसके बाद उनके ऊपर कहते हैं जी तुम्हें सजाएं हो गई, तुम्हारी अपील भी तब होगी जब तुम अंदर जाओगे। यार, दुनिया को अपने आप को कंपैरिजन करें दुनिया की सिविलाइज्ड जमहूरी निज़ाम के साथ, तो आपको पता चलेगा कि हीनियस ऑफेंसेस जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूट हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। 38 केसेस है हीनियस किस्म के, लेकिन जब कोर्ट्स में गए उन्होंने कहा अगर लोगों ने इसको वोट दिया है तो यही बैठेगा। सो दिस इज डेमोक्रेसी, इसको आप जमहूरियत कहते हैं ना। एक साइड पे आप हमें क्रश कर के हमारे निशान लेके फिर भी लोगों ने हमें वोटें दी और 91 सीटें हम लेके बैठे हैं, हम जीत के बाहर बैठे हुए, हमारी पिटीशन आज तक नहीं फिक्स हो रही। ओवर एंड अबव ये हो गया कि अभी जो लोग हमारे बैठे हुए हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं यार, जिन्होंने वोट उठाए हुए हैं, आप उनको सजाएं दे रहे हैं, उनको सजाएं दे रहे हैं। डायलॉग के लिए ना मैं हमेशा कहता हूं, स्टेट लॉ है, आपको भी पता है पाकिस्तान का लॉ यही है। मैं आपको पता है कि सरेंडर के बगैर नहीं है। देखें इसमें ना, मैं संधू साहब मेरे बड़े अच्छे भाई हैं, बिल्कुल इनसे एक प्रोफेशनल तलक भी है। देखें जी, नैब कोर्ट के अलावा पाकिस्तान की किसी अदालत के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो किसी को डिसीट करे। और 90 डेज टाइम चाहिए होता है ECP को 90 डेज टाइम चाहिए होता है, विद इन 90 डेज, जो इससे पहले एक प्रेसिडेंट नहीं बनी, जो अभी तो आप 24 घंटे में हो रही है ना सारी चीजें। तो फिर तो मैं कहने का हक बजाना बोलना कि यार मेरे साथ इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो रहे, बगैर नोटिस के, बगैर बुलाए हुए आप वन साइडेड एक्स पार्टी ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स करते जा रहे हैं। यार ये क्या है? देखें, हमेशा ना, बिल्कुल मैं इस बात से एग्री करता हूँ सिंधु साहब की कि जी नेगोशिएशन, बार्गेनिंग तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन नेगोशिएशन, लेकिन गुफ्तगू शनीद ज़रूर होनी चाहिए। पॉलिटिकल लोगों का काम है ये कि बैठना टेबल पे गुफ्तगू शनीद करना। अब मैं ये भी अगर कहूँ कि यार हमेशा इसकी शुरुआत जो है वो पावर कॉरिडोर करता है। मैं अपनी गवर्नमेंट की एग्जाम्पल देता हूँ। जब द लास्ट टेन्योर ऑफ अवर गवर्नमेंट, आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने एक कमेटी बनाई थी जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब थे, फवाद चौधरी साहब थे और बाकी लोग हमारे सीनियर मिनिस्टर्स मौजूद थे कि गवर्नमेंट के साथ बैठ के बात करें, जब ये लाना चाह रहे थे अदम एतमाद की तहरीक। तो इशू ये है कि आपने एक स्टेप आगे बढ़ना है, और अगर हम एक स्टेप आगे ना बढ़े तो आप हमें कहें कि आप नहीं बढ़ सकते। हम तो वैसे ही अपोजिशन में, हम तो वैसे ही मारे खा रहे हैं, हम तो वैसे ही चीज़ें ले जा रही हैं। सो इसके अंदर बात यह है कि जी बिल्कुल जी, इसके अंदर कोई कुछ वजन तो आपको भी उठाना पड़ेगा ना, अगर आप सही मायनों में जमहूरियत बात करना चाहते हैं। जी सेंटर साहब, साहब मैं भाई को याद करा दूं, अली मोहम्मद अपना शाह महमूद कुरैशी साहब इंतहाई काबिल एहतराम है, फवाद चौधरी साहब इंतहाई काबिल एहतराम है। आप उन दोनों से पूछ रहे, बल्कि अभी फोन करके पूछ रहे, उन्होंने एक मीटिंग हुई, सब कुछ तय हो चुका था, जुलाई में इलेक्शन होने थे, तो बाद में शाह महमूद कुरैशी साहब ने आके कहा और फवाद चौधरी जी का खान नहीं मानता, वो कहता नहीं अब आपने नेक्स्ट मीटिंग नहीं करनी। ये से पूछ लें, अगर मैं गलत हूँ आई विल रिजाइन फ्रॉम माई सीट। ठीक है, मेरे नोटिस में इस तरह की चीज़ नहीं है। शाह साहब मेरे बहुत करीब में हैं, बल्कि उनके बहुत लोगों में उनका मैं कौंसल हूँ, यहाँ भी इस्लामाबाद पिंडी में सारा रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बुजुर्गों से उनके साथ अलग भी चलते आ रहे हैं। सो मेरे नोटिस में ऐसी चीज़ कोई नहीं है। खान साहब से जब भी हमने बात की, खान साहब से हमने जब भी बात की, अभी भी जेल के अंदर भी बात की, कभी उन्होंने गुफ्तो शनीद से इनकारी नहीं की। ये मैं इस चीज़ का जहाँ मर्जी कहेंगे, मैं जिस मर्जी हमारे पार्टी लीडरशिप भी बैठी होगी, हमारे साथ के लोग भी बैठे होंगे, तो कभी भी खान साहब ने ये नहीं कहा कि हमने गुफ्तगू करनी नहीं है, गुफ्तगू के दरवाजे बंद कर दें। लेकिन देखिए, आप हर चीज़ को एक लिमिट्स के अंदर लेके जाते हैं ना। जब आप हर चीज़ को ओवर एंड अबव कर जाए ना जावेद भाई, तो एक टाइम ऐसा आता है कि अब इंसान कहता है कि यार सब कुछ छोड़ दो। आपको याद होगा कि जब 2024 के इलेक्शन आए, मैं विटनेस उस चीज़ का, और जब खान साहब से मेरी बात हुई तो हमने कहा देखो सब बातें हम इग्नोर कर सकते हैं, हर चीज़ हम भूल सकते हैं, लेकिन जो 8 फरवरी को हुआ उसको हम कैसे भूल जाएं। लोगों के
साथ जाती है वो, अगर हम उसको भूल जाए। लोगों का एक मैंडेट। ठीक है अली बुखारी साहब, आपका शुक्रिया। सेंटर आपका शुक्रिया। नाज़रीन, मुझे लेंगे आप ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं कि जो इस्लामी सूरत हाल है मुल्क के अंदर, KP के अंदर, GB के अंदर, कश्मीर के अंदर, इसके पीछे जो क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, क्या वजह क्या है, हमें जान की डॉक्टर ज़ैनब नईम ने, आप माहिर माहौलियात हैं, उनसे बात करने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। डॉक्टर ज़ैनब बताइएगा, क्लाउड बर्स्ट जो है वो कहा जा रहा है कि अचानक क्लाउड बर्स्ट हुआ, एक ख़ास एरिया में जो है वो शदीद बारिशें हुई और सैलाबी सूरत पैदा होगी। एक तो बताइएगा कि क्लाउड बर्स्ट जो है वो होता क्या है, कैसे आता है और उससे कैसे बच सकते हैं? देखिए, ये जो क्लाउड बर्स्ट है ये ट्रिगर होता है क्लाइमेट चेंज की वजह से। साइंटिस्ट कब से वार्न कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिशों की शिद्दत में इजाफा होगा या तगय्युरात आएंगे, मानसून पैटर्न चेंज होंगे। तो ये भी उसकी एक फॉर्म है। जब आपके इलाके में गर्मी शदीद पड़ती है बिकॉज ऑफ हीट वेव्स या क्लाइमेट चेंज, उसमें नमी का तनासुब अगर ज़्यादा है और फिर साथ ही साथ मानसून का सिलसिला शुरू हो जाता है तो बादल फटते हैं। जब गर्म हवा ठंडी हवा से टकराती है तो बादल फटते हैं, और अगर कुछ ही घंटों में 100 mm से ऊपर बारिश हो जाए तो उसको आप क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में, गिलगित बल्तिस्तान में क्लाउड बर्स्ट बहुत से इलाकों में रिपोर्ट किया गया है। तो डॉक्टर ज़ैनब, फिर जो भी इन्वायरमेंटल जो है वो सारी चीज़ें चल रही हैं, माहौलियात की मसाइल पैदा हो रहे हैं, इन्वायरमेंट का मसला है, तो हम बर्फ़बारी नहीं हुई, ग्लेशियर जो है वो पहले से जो है वो मौजूद थे। क्या अब जो बर्फ़बारी नहीं हुई, हमारे जो पहले से ग्लेशियर थे वो पिघलना शुरू हुए, क्लाउड बर्स्ट भी साथ आ गया, तो ये वजह बनी सारी तबाही की, या जो क्लाइमेट चेंज हैं, जो चेंजेस आ रही हैं वो वजह बन रही हैं? देखिए, क्लाउड बर्स्ट और ये जो शदीद गर्मी जो नॉर्थ में आपका टेम्परेचर 7 से 9 डिग्री सेल्सियस तजावुज किया इस दफ़ा, ये सारा तो क्लाइमेट चेंज की वजह से। लेकिन आपने देखा होगा कि खैबर पख्तूनख्वा में जो पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर, मिट्टी, गारा, ये लूज सॉइल ये नीचे आ रहा है। तो ये हमें बताता है कि पहाड़ों के ऊपर जंगलात मौजूद नहीं हैं, और जंगल जो है वो एज अ बैरियर एक्ट करता है, बड़े बड़े पत्थरों को रोकता है। तो जब जंगल मौजूद नहीं होता, टिम्बर माफिया एक्टिव है, फिर फ्लैश फ्लड में लकड़ी, कटी हुई लकड़ी नीचे आ रही है। तो जब ये मामला होते हैं तो इसको हम डेब्री फ्लो कहते हैं इंग्लिश में, यानी कि बड़े बड़े पत्थर, गारा, मिट्टी, कीचड़ वाली मिट्टी नीचे आती है, बजाय इसके कि आपके वो बड़े बड़े पत्थरों को दरख्त रोकते, वो दरख्त है ही नहीं वहाँ पे। तो जी, ये क्लाइमेट चेंज तो है, लेकिन ऑन ग्राउंड डिजास्टर हमारी अपनी मिस गवर्नेंस की वजह से भी है। और फिर दरिया की गुजरगाहों पे जब कंस्ट्रक्शन होती है तो इस तरह का डेब्री फ्लो होता है, बड़े बड़े पत्थर आते हैं, तो तबाही और नुकसान ज़्यादा होते हैं जो हम देख रहे हैं। ठीक है, आपकी एक गवर्नमेंट सर अली बुखारी साहब KP के अंदर, और डॉक्टर ज़ैनब कह रही हैं कि टिम्बर माफिया का बड़ा रोल है कि जिन्होंने इन पत्थरों को रोकना है, जिन दरख्तों ने, वो दरख्त अगर मौजूद नहीं होंगे फिर कैसे होगा? तो कोई KP गवर्नमेंट कर रही है या कोई प्लान वगैरह? पाकिस्तान की हिस्ट्री में जावेद भाई वाहिद हमारी गवर्नमेंट रही है जिसने बिलियन ट्रीज और लगाए भी। लेकिन आज की ज़रूरत यह है कि आज आपको बिलियन ट्रिलियन ट्रीज लगाने पड़ेंगे अपने आप को सेव करने के लिए। नंबर 1 इसके लिए लगाया भी है और देखा भी आपने कि वाहिद हमारा ही सूबा है जिसको इंटरनेशनली रिकगनाइज किया गया कि उन्होंने ग्रीन पाकिस्तान का स्लोगन दिया और उन्होंने जो पौधे लगाए। नंबर 1। नंबर 2 चीज़, यह बिल्कुल डॉक्टर साहब सही कह रही हैं, आप दूर क्यों जा रहे हैं? आप इस्लामाबाद में हम बैठे हुए हैं, आप सारे अपने कुदरती नाले थे साफ़ सुथरे, हम स्कूल पढ़ते थे यहाँ पर, आज सारे के सारे गटर्स बन चुके हैं और सारे की सारी आबादियाँ आ चुकी हैं इसके ऊपर। यही वाटर फ्लो जाता है आगे आपके नाला लई और सवा में जाता है और फिर दैन इंडस में जाता है। अब आपने जरा 1906 की GD शीट निकाल के देख लें, इस्लामाबाद के अंदर आपको एक एक नाले का उन्होंने लिख के रखा हुआ है, अंग्रेज़ लिख के गया हुआ है कि यहाँ 600 फुट है, इतना फ्लो होगा, इतना एक्सट्रीम हो सकता है, इतनी ज़्यादा बर्फबारी में, इतनी बारिश में इतना फ्लो होगा। वो सारा तो रिवर्स बाहर नहीं गए, आप रिवर्स बैंक में अंदर आ गए। तो जब आप आबादी वहाँ पर लेके जाएंगे तो उसके अंदर फिर अल्टीमेटली तो ये होगा, जब भी बारिश होगी आपका साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, अब तो ये क्लाउड बर्स्ट आ गया। अभी तो आपके ग्लेशियर्स की तरफ से तो इशू ही नहीं हुआ। जो मैंने अभी जितना भी इसको स्टडी किया देखा है, अगर आपके ग्लेशियर्स खुदा ना खास्ता किसी किस्म के वो मेल्ट होते हैं उसमें आता है तो वो तो बहुत बड़ा डिजास्टर है। सो द थिंग इज़ कि इसके लिए हमारे पास हमने इंस्टीट्यूशंस बनाए, हमने NDMA बना दिया जिसका बिलियन ऑफ डॉलर्स जिसका बजट है। लेकिन आज मुझे ये बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान के 4 सूबों में, GB में, कश्मीर में हमारे पास एक ऐसा सेंटर मौजूद नहीं है
जहाँ पर हम एक ऐसी बिल्डिंग मौजूद नहीं है NDMA के अंडर जो इनके कमांड हो, जिसमें आपको इतने लोग डिस्पोजेस हो जाते हैं, घर गिर जाते हैं, लोग मर जाते हैं, आपके जी 500 बंदे को हम यहाँ रख सकते हैं, मतलब ये चीज़ नहीं है। ठीक है डॉक्टर ज़ैनब, थोड़ा सा बताइएगा कि अब आगे आने वाला जो वेदर है वो कैसा हो सकता है। कहा जा रहा है कि ये जो मानसून है इससे लास्ट ईयर जो है वो 50% ज़्यादा है अब जो हो रही है, तो आगे भी कुछ बारिशें मज़ीद हो सकती हैं। क्लाइमेट चेंज के बारे से आपने बात की, तो ज़ाहिर बात है दरख्त जो है वो लगना चाहिए, डेब्रिस जो है वो नहीं होना चाहिए, सारा कुछ होना चाहिए, लेकिन जो इन्वायरमेंट है उसको कैसे हम रोकेंगे फिर? देखिए, पहली बात तो आपके मेहमान का शुक्रिया कि उन्होंने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया कि ये फैक्टर्स मौजूद हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के बहुत से रिप्रेजेंटेटिव्स एक्नॉलेज भी नहीं कर रहे, सो थैंक यू सो मच। देखिए, केपी गवर्नमेंट हम लोग काम करते हैं SDPI में इनके साथ, और हम लोग के हिसाब से केपी गवर्नमेंट की टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग अराउंड क्लाइमेट चेंज बहुत अच्छी है, कार्बन क्रेडिट्स बहुत अच्छी है। ये लोग प्लान कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अडेप्टेशन प्लानिंग। देखिए, इनको चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा जो कि कार्बन सिंक्स हैं जहाँ हमारे फॉरेस्ट, वहाँ पे ये डिस्ट्रिक्ट लेवल से अडेप्टेशन शुरू करें। वहाँ पे देखें कि नो बिल्ड कंस्ट्रक्शन जोन्स बनाएं, वहाँ पे इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज को मार्क करें, जोन बनाएं, और इको टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए वहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लेके आएं, जैसे कि वेस्ट मैनेजमेंट, या टूरिस्ट को प्लास्टिक लाने की इजाज़त ना हो, और दरिया की गुजरगाहों पे होटल नहीं हो। तो ये लोकल लेवल से बॉटम अप अप्रोच कम्युनिटी इंगेजमेंट के साथ अगर ये कर लेते हैं, तो आइंदा हम इस आने वाले सालों में, मैं ये नहीं कहती कि बारिशें नहीं होंगी, मजीद क्लाउड बर्स्ट एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज है, लेकिन इस पैमाने पे हम तबाही से बच सकते हैं। लेकिन जो कहा जा रहा है कि ग्लेशियर जो है वो भी नहीं मेल्ट हुए, अगर उसकी क्या खबरें हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में कुछ ग्लेशियर से भी कुछ आ सकता है कुछ? देखें, ये जो भी खबर दे रहा है कि ग्लेशियर मेल्ट नहीं हुआ है, वो बिल्कुल गलत बात कह रहा है। मैं भी सैटेलाइट डेटा आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ग्लॉफ ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड बिल्कुल मेल्ट हो रहे हैं, और उसमें केपी गवर्नमेंट का जितना ब्लेम है उससे ज़्यादा दुनिया को ब्लेम करने की ज़रूरत है। क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारा HKH रीजन, ये ग्लेशियर 2 साल पहले सर्च कर रहे थे, बढ़ रहे थे, ये अचानक मेल्ट होना शुरू हो गए हैं। तो जी बिल्कुल हो रही है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड ऊपर से आ सकते हैं, मजीद बर्फ और पानी और ये गारा मिट्टी नीचे अपने साथ लेकर आ सकते हैं, तो ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। उसके लिए हमें इनको चाहिए कि क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट प्लान लेकर आए, बनाए सूबे का, जिसमें आप प्राइवेट सेक्टर को भी इंगेज करें कि कहाँ कहाँ आपको अडेप्टेशन प्लानिंग करवानी है, कहाँ कहाँ इनके अर्ली वार्निंग सिस्टम रिक्वायर्ड है, हॉटस्पॉट एरियाज कौन से, ये पूरा एक्शन प्लान, पूरा पैकेज बनता है। और रिस्क इंश्योरेंस, रिस्क इन्फॉर्म डेवलपमेंट करें। केपी में बहुत पोटेंशियल है, अगर गवर्नमेंट इसको लेकर चलती है तो आइंदा आने वाले सालों में एटलीस्ट हमारा होमवर्क तो कंप्लीट होगा ना, हम दुनिया को बता तो सकते वी आर नॉट एट फॉल्ट, आपका कसूर है। लेकिन जो मानसून अभी हो रही हैं, अभी जो आने वाला सीज़न है वो तो ज़ाहिर बात है सर्दियाँ होंगी, तो लास्ट ईयर भी जो है वो विंटर काफ़ी देर बाद आई, और जो बर्फ़बारी है वो उतनी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। तो आप क्या देख रही हैं कि जो आने वाला सीज़न है सर्दियों का वो कैसा रहेगा, और बर्फ़बारी के हवाले से? देखिए, मुझे लग रहा है कि इस साल, आपको याद है 2022 में भी जब सैलाब आए थे तो ठंड पड़ी थी और अच्छी खासी पड़ी थी और बर्फबारी भी हुई थी। पिछले साल नहीं हुई, लेकिन इस साल का ट्रेंड ये रहेगा कि क्योंकि मानसून का स्पेल सितंबर के मिड तक रहना है, तो मुझे लगता है कि सर्दी जल्दी आ जाएगी, जो ट्रेंड हम देख रहे हैं। और अगर ये समुद्री हवाओं के दबाव का कुछ ये सिस्टमैटिक चेंज हुआ तो बर्फबारी भी शदीद पड़ सकती है, जो कि अच्छी बात है कि बर्फ हमारे ग्लेशियर्स पे पड़ती है, लेकिन उसके बाद फिर गर्मी भी शदीद आती है। ये क्लाइमेट चेंज है, और इसकी पूरी साइकिल को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने इदारों की कैपेसिटीज बिल्ड करें, ताकि वो समझ सकें कि आने वाले मौसम हमें कैसे अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, केपी गवर्नमेंट क्या कर रही है सर, जो रेस्क्यू ऑपरेशन किए जा रहे हैं, लोगों की इमदाद की जा रही है? मैं इसमें से 2 चीज़ें आपसे, एंड आई टेक फुल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ माय वर्ड्स। नंबर 1 ये कि केपी में कोई ग्लेशियर पिघल के नहीं आया, ग्लेशियर में जो है क्लाउड बर्स्ट हुआ है। जो केपी के अंदर हुआ है, जो अभी सारा सैलाब आया है, वो क्लाउड बर्स्ट से आया है, वो ग्लेशियर पिघले नहीं है। और ग्लेशियर जब पिघलते हैं तो उनका सबसे ज़्यादा इफेक्ट जीबी में आता है। जीबी से स्टार्ट होता है कराकोरम, एंड देन उसके बाद आगे आता है। ये जो अभी जितना भी इशू हुआ है, ये आपने देखा है कि ये क्लाउड बर्स्ट से हुआ है। अब आ जाता हूँ मैं दूसरी चीज़ के ऊपर। देखें, केपी सूबे के बाद जितने वसाइल हैं वो अपने पूरे वसाइल यूटिलाइज़ किए। एक हेली था CM के पास, जो वो भी क्रैश हो गया ड्यूरिंग इसके अंदर। इसके अलावा हमारी अपनी सतह पे सारे के सारे एफर्ट्स जो हैं गवर्नमेंट से हट के, इफ़ आई एम रिप्रेजेंटिंग PTI, आई एम द इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया मैंने इस्लामाबाद से। मेरी वीडियोस भी अभी ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि यार हम लोगों को यहाँ से लेके जा रहे हैं, वहाँ लोगों की मदद करने के लिए अपनी तौर पे भी। सो जो गवर्नमेंट है वो सारे वसाइल अपने यूज़ करके, सारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस वहाँ बैठी हुई है। लेकिन मैं एक चीज़ अर्ज़ कर दूँ, कहते हैं बड़ा आसान हो जाता है किसी को बात करना।
ये जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इदारे हैं, ये महकमा मौसमियात नहीं है। इनका काम ये नहीं है कि हमें बता दें ग्लेशियर मेल्ट होगा, बारिश बहुत ज़्यादा होगी, इनका काम नहीं है। ये महकमा मौसमियात जिसको आप कहते हैं ना, आपका जो मेट ऑफिस जो होता है, जिसका ये आपके साथ भी ऑफिस है इस्लामाबाद में भी, ये इनका काम होता है बेसिकली। इनका काम है डिजास्टर्स के अंदर मैनेजमेंट करना, इनका काम है लोगों को शेल्टर प्रोवाइड करना, इनका काम है कि अगर ज़लज़ला हो जाता है तो उसको कैसे मीट करना है, इनका काम है एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बना के देना। अरबों रुपए का बजट है। आपका प्राइम मिनिस्टर हर तीसरे दिन वहाँ पर गया हुआ होता है, एनडीएमए के ऑफिस, ये आपके साथ है इसके ऑफिस। आपका बाहर से कोई डेलीगेशन आता है, कोई फॉरेन ट्रिप आता है, इंक्लूडिंग बिल गेट्स, उसको भी आप सबसे पहले एनडीएमए में लेके जाते हैं और उसका विजिट कराते हैं कि बहुत आलीशान ऑफिस है। एनडीएमए नहीं काम कर रहा। आपके पास रिसोर्सेज कहाँ से जाएंगे? आपके रिसोर्सेज यहाँ से जाएंगे, प्लान कहाँ से देंगे? प्लान यहाँ से देंगे आपको। 18वीं तरमीम के ऊपर इसका क्या असर होगा, मुझे ये तो बता दें जरा। अब अगर मैं कहता हूँ कि आपके बैक साइड पे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है ब्लू एरिया में बनी हुई, आप तो बहुत फॉर फ्लंग एरियाज की बात करें, मैं तो इस्लामाबाद की बात करूं। इसके टॉप फ्लोर पे खुदा ना खास्ता आग लग जाती है कल, खुदा ना खास्ता, आपके पास फायर ब्रिगेड है जो वहां तक पहुंच सकती है? आपका 1122 का जो है वो सिस्टम है इंटरनेशनली स्टैंडर्ड को मीट कर रहा है? नहीं कर रहा है प्रोग्राम का। अल बुखारी साहब आपका शुक्रिया, सेंटर खलील तारिक समदी साहब आपका शुक्रिया, डॉक्टर जैनब आपका शुक्रिया। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।